पिछली वीडियो में मैंने आपको 20 से लेकर 40 तक क्वेश्चन बताया था, जो कि ये क्वेश्चन आपका चैप्टर आईटीआई का 3 फेज इंडक्शन मोटर से क्वेश्चन है और परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको 20 से लेकर 40 तक बताया। तो यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। यदि आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पे अपलोड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। साथियों, क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा जा रहा है कि इंडक्शन मोटर में रोटर धारा किस सिद्धांत पर उत्पन्न होती है। यहाँ पर दिया गया है ए ऑप्शन ओम का नियम पर। तो ओम के नियम पे ये उत्पन्न नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारा ओम का नियम पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को मालूम होना चाहिए ओम का नियम, यह नियम जो होता है केवल वोल्टेज और करंट से संबंध दिखाता है। और यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया है लॉरेंज बल। तो याद रखिएगा साथियों, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि लॉरेंज जो बल होता है ये चार्ज पर कितना बल लगा है उसको दर्शाता है, और जो रोटर धारा होती है वो इस पे उत्पन्न नहीं होती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन दिया गया है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। तो ये साथियों जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को मालूम है जब रोटर कंडक्टर घूमते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र को काटते हैं। तो जब चुंबकीय क्षेत्र को काटते हैं तो वहां से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा जा रहा है कि इंडक्शन मोटर में रोटर धारा किस सिद्धांत पे उत्पन्न होती है। तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार ये उत्पन्न होती है। जब रोटर कंडक्टर घूमते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र कटता है, और जब चुंबकीय क्षेत्र कटता है तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन दिया गया लेंज का नियम। तो ये बिल्कुल गलत है साथियों, क्योंकि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि धारा की जो दिशा होती है वो निर्धारित की जाती है, मतलब कि निर्धारित करने के लिए यहाँ पे लेंज का नियम प्रयोग किया जाता है, लेकिन करंट उत्पन्न करने के लिए बिल्कुल भी नहीं किया जाता। तो यहाँ पे साथियों आपका डी ऑप्शन भी गलत हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर यहाँ पे 42 है, जिसमें पूछा जा रहा है कि इंडक्शन मोटर में स्किल इफेक्ट क्यों महत्वपूर्ण नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। देखिए, यहाँ पे इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि मोटर जो होता है ये उच्च फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं करती है। कहने का मतलब ये है कि जो स्किन इफेक्ट होता है ये जो होता है मुख्य रूप से उच्च फ्रीक्वेंसी में ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इंडक्शन मोटर जो होता है वो 50 से 60 हर्ट्ज पे काम करता है। तो इसी कारण हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मोटर उच्च फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं करती। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया क्योंकि रोटर में डीसी करंट होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि रोटर में केवल एसी ही प्रवाहित होता है। ये बिल्कुल गलत है, ये ध्यान रखिएगा। रोटर में केवल यहाँ पे जो करंट होता है वो केवल एसी करंट ही प्रवाहित होता है। और सी ऑप्शन दिया गया क्योंकि स्किन इफेक्ट केवल ट्रांसफार्मर में होता है। तो ये भी गलत है साथियों, क्योंकि आप सभी को मालूम है एसी जो उपकरण होता है वो केवल इंडक्शन मोटर में ही काम के लिए यहाँ पे प्रभावी होता है। इसका ट्रांसफार्मर से कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। डी ऑप्शन दिया गया क्योंकि रोटर की धारा हमेशा स्थिर होती है। तो ये भी गलत है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि रोटर जो होता है वो करंट लगातार बदलता रहता है। तो इस कारण ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों, क्योंकि मोटर उच्च फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं करती। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 43, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि इंडक्शन मोटर के स्टेटर में कौन सा फील्ड उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र या घूर्ण चुंबकीय क्षेत्र या वैकल्पिक चुंबकीय क्षेत्र या कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं। तो इसमें आपका जो सही होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 20 हो सही होगा, घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र। क्योंकि साथियों स्टेटर में जो होता है वो 3 फेज होता है,
और एसी यहाँ पे सप्लाई दिया जाता है और एसी सप्लाई देने से क्या होता है, ये जो होता है ये घूमता है, तो जब घूमेगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इंडक्शन मोटर के रोट स्टेटर में कौन-सा फ़ील्ड उत्पन्न होता है? तो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो कि घूमने के कारण होता है, तो ये आपका घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया चुंबकीय क्षेत्र, तो ये बिल्कुल यहाँ पे दिया गया कि स्थिर चुंबकीय क्षेत्र, तो ये बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टेटर में चुंबकीय क्षेत्र घूमता है, ना कि यहाँ पे स्थिर रहता है, जो कि यहाँ पे स्थिर लिखा गया है, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। सी ऑप्शन देखिए वैकल्पिक चुंबकीय क्षेत्र, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो काम होता है केवल ट्रांसफार्मर में पाया जाता है, मोटर में ये बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है वैकल्पिक चुंबकीय क्षेत्र, तो ये भी गलत हो जाता है। डी ऑप्शन देखिए कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये पूरी तरह से गलत है, ये डी ऑप्शन गलत। तो हमारा जो सही हो जाता है वो केवल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए साथियों। सवाल नंबर 44 जिसमें पूछा जा रहा है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में रोटर धारा किस प्रकार उत्पन्न होती है, जिसे कि यहाँ पे दिया गया बाहरी स्रोत से आपूर्ति दी जाती है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि रोटर में कोई भी सीधी हम बाहरी से कोई भी स्रोत नहीं दे सकते, मतलब कोई बाहरी स्रोत से हम यहाँ पे इसमें सप्लाई नहीं दे सकते, तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है। बी ऑप्शन दिया गया मोटर में बैटरी होती है, बिल्कुल। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, कोई भी आप मोटर देख लीजिएगा, खास तौर पे यहाँ पे केवल मोटर की बात किया गया, तो मोटर में बैटरी होती है, सही बात है, लेकिन इंडक्शन मोटर में बैटरी का उपयोग नहीं किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, तो इस कारण ये भी हमारा गलत हो जाता है। सी ऑप्शन दिया गया स्टेटर के घूमते चुंबकीय क्षेत्र के कारण। तो साथियों, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन में दिया गया है बहुत सारे ऑप्शन, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो हमको देखने को मिलता है, ये करेक्ट आंसर देखने को मिलता है, क्योंकि घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र की वजह से रोटर कंडक्टर में ईएमएफ प्रेरित होता है, जिससे कि धारा उत्पन्न होती है। तो ये हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 45 जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग करंट कैसा होता है? बहुत ही कम होता है या सामान्य होता है, बहुत ही अधिक होता है या शून्य होता है? ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, बहुत ही अधिक होता है, बहुत ही अधिक यहाँ पर इसलिए कह सकते हैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग के समय रोटर होता है उसकी गति शून्य होती है और इसमें जो होता है उच्च करंट प्रवाहित होता है, जिसके कारण साथियों ईएमएफ का जो स्टार्टिंग होता है करंट वो बहुत ही अधिक होता है। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। और यहाँ पे और भी ऑप्शन दिया गया, जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया बहुत ही कम, तो ये आपका गलत हो जाता है, क्योंकि इंडक्शन मोटर को स्टार्टिंग में अधिक करंट की आवश्यकता होती है, ना कि बहुत ही कम की। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। सामान्य दिया गया तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसको स्टार्ट करने के लिए सामान्य की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि 5 से 7 गुना अधिक इसमें यहाँ पे करंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपका बिल्कुल गलत है। बहुत ही अधिक, ये हमारा सी ऑप्शन सही है। शून्य दिया गया तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बिना करंट के मोटर स्टार्ट ही नहीं हो सकती, तो ये तो आपका सरासर गलत है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 46। सवाल नंबर 46 में पूछा जा रहा है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर की अधिकतम दक्षता कब होती है, माना इफिशियंसी की बात किया जा रहा है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर की जो इफिशियंसी होती है वो अधिक कब होती है या अधिकतम कब होती है, लाइट लोड पर या फुल लोड पर या नो लोड पर या स्टार्टिंग पर? तो अधिकतम यहाँ पे जो होती है वो केवल फुल लोड पे होती है, ध्यान रखिएगा, केवल फुल लोड पर। क्योंकि साथियों इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में मोटर अपने अधिकतम पावर फैक्टर और न्यूनतम जो नुकसान होता है उसके साथ ये काम करता है, जिसके अनुसार हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, फुल लोड पर। क्लियर हो गया, ऑप्शन बी आपका सही है। बाकी यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि लाइट लोड पर, तो ये गलत है, क्योंकि साथियों इस स्थिति में ताम्र हानि अधिक होती है, तो इसका हम प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो ये हमारा ऐसे ही गलत है। नो लोड पर दिया गया है तो ये भी गलत है,
क्योंकि नो लोड पर दक्षता बहुत ही कम होती है। और स्टार्टिंग पे दिया गया है तो स्टार्टिंग भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग पर सबसे अधिक हानि होती है, तो ये भी हमारा बिल्कुल गलत है। और जो सही होता है वो केवल ऑप्शन नंबर बी सही होता है, फुल लोड पर। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को, सवाल नंबर 47 को, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर कैसा होता है। पावर फैक्टर की यदि बात करें कि पावर फैक्टर कैसा होता है, तो ये आपका लैगिंग होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया लैगिंग, ऑप्शन ए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इंडक्शन मोटर जो होता है एक पेरेनियल लोड होता है, मतलब कि एक तरह से इंडक्टिव लोड होता है, तो इसमें करंट वोल्टेज के यहाँ पे पीछे रहता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है, लैगिंग होता है। लीडिंग का अलग कंडीशन होता है, यूनिटी का अलग होता है, जीरो का अलग होता है, जो कि और भी क्वेश्चनों में मैं आपको बताऊंगा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन सभी ऑप्शन क्या है, गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है साथियों, सवाल नंबर यहाँ पे 48 को देखिए। 48 में पूछा जा रहा है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में ब्रेकिंग का कौन सा तरीका सबसे प्रभावी होता है। डायनेमिक ब्रेकिंग, तो यहाँ पे आपका रिजनरेटिव ब्रेकिंग भी दिया गया, प्लगिंग भी दिया गया, उपयुक्त सभी भी दिया गया है। लेकिन यहाँ पे हमारा सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि साथियों यहाँ पे डायनेमिक ब्रेकिंग की बात करें, जैसे कि पहला ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें जो होता है, यहाँ पर आपको बता दें कि जो रोटर होता है उसको एक प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, और जब प्रतिरोध से जोड़ा जाता है तो ऊर्जा को यहाँ पे डिस्पेंट किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही होता है। बी ऑप्शन देंगे रिजनरेटिव, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें मोटर को जनरेटर की तरह उपयोग किया जाता है और ऊर्जा को वापस ग्रिड में भेजा जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे सी ऑप्शन देंगे प्लगिंग, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जो मोटर होती है उस मोटर को विपरीत दिशा में चलाकर हम क्या करते हैं, ब्रेकिंग करते हैं, और इसी चीज को यहाँ पे कहा जा रहा है। तो यहाँ पे प्लगिंग भी ऑप्शन सही है। और यहाँ पे जो आपका डी दिया गया उपयुक्त सभी, इसी कारण हम सभी ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। उपयुक्त सभी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं अगले सवाल को, सवाल नंबर 49, जिसमें पूछा जा रहा है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्लिप रिंग रोटर का मुख्य लाभ क्या है। तो यदि लाभ की बात करें तो इसमें यहाँ पे लाभ ये होता है कि जो इसमें टार्क होता है वो काफ़ी अधिक होता है, मतलब कि हाई टार्क होता है। इसलिए यहाँ पे हम इसका कह सकते हैं कि ये सबसे मुख्य लाभ में आता है, क्योंकि इसका जो टार्क होता है बहुत ही अधिक होता है। ये ध्यान रखिएगा, मतलब कहने का ये है कि जो स्लिप रिंग होता है, स्लिप रिंग रोटर होता है, और रोटर का जो प्रतिरोध होता है वो उसको क्या करता है, ये बढ़ाता है, जिससे स्टार्टिंग टार्क अधिक हो जाता है। ध्यान रखिएगा, स्लिप रिंग रोटर में जो रोटर प्रतिरोध होता है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन में जो ए ऑप्शन दिया गया है, ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं साथियों अगले सवाल को, सवाल नंबर 50, जिसमें पूछा जा रहा है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर की गति किस पर निर्भर करती है। तो यदि बात करें ये किस पे निर्भर करती है, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करती है, मतलब जो दे रहे हैं फ्रीक्वेंसी, जो आपूर्ति फ्रीक्वेंसी है उस पे निर्भर करती है। ऑप्शन बी ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और सूत्र के अनुसार इसको भी जाना जाता है, क्योंकि आप सभी को मालूम है मोटर की गति का जो सूत्र होता है वो आपका क्या होता है, एन बराबर होता है 120 एफ अपान पी होता है, ये आपका हो जाता है 120 एफ अपान पी होता है। तो इसमें फार्मूले में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं एफ यहाँ पे दिया गया है, तो ये फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन में जो आपका सही दिया गया है वो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है साथियों। बाकी यहाँ पे वोल्टेज दिया गया, तो वोल्टेज यहाँ पे गलत हो जाता है। गलत इसलिए वहाँ पर हो जाता है क्योंकि वोल्टेज जो होता है वो गति को प्रभावित नहीं करता है, ये जो होता है केवल टार्क को प्रभावित करता है वोल्टेज। तो इस कारण ये हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन देंगे रोटर प्रतिरोध, तो ये भी हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि साथियों रोटर प्रतिरोध जो होता है ये टार्क और जो स्लिप होता है उसको केवल प्रभावित करता है, गति से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, तो ये भी हमारा गलत है। डी ऑप्शन दिया गया लोड, तो लोड भी हमारा गलत है, क्योंकि जो लोड होता है साथियों वो आपकी एक ही स्थिति होती है जिसको हम सामान्य स्थिति बोलते हैं, वो सामान्य स्थिति में गति पर लोड को बहुत ही कम प्रभावित करता है, तो ये हमारा बिल्कुल गलत है। और सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को, सवाल नंबर 51,
सवाल नंबर 51 में साथियों पूछा जा रहा है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्थिर गति किस कारण से होती है। यदि हम स्थिर गति की बात करें तो जो स्लिप होता है वो स्लिप के ही कारण होती है। स्लिप के कारण कहने का मतलब यह है कि जो स्लिप होता है वो स्लिप के बिना रोटर जो होता है उस रोटर में करंट प्रवाहित ही नहीं होगा, और जब करंट प्रवाहित नहीं होगा तो मोटर नहीं चलेगी। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्थिर गति किस कारण से होती है। तो स्थिर गति जो होती है वो स्लिप के कारण होती है, जो कि ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन दिया गया है। बाकी यहाँ पे बी ऑप्शन देंगे बैक ईएमएफ के कारण, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल गलत कह सकते हैं, क्योंकि साथियों यहाँ पे जो बैक ईएमएफ होता है इसके कारण जो होता है वो डीसी मोटर में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे साथियों इसका बहुत ही महत्व देखने को मिलता है ईएमएफ का, वो भी यहाँ पे इंडक्शन मोटर में बात किया जा रहा है। तो ये हमारा बैक ईएमएफ जो है यहाँ पे इसके कारण यहाँ पे ये जो गति होती है स्थिर नहीं होती है। तो ये हमारा बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए अस्थायी चुंबक के कारण, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंडक्शन मोटर में अस्थायी चुंबक नहीं होता है। क्लियर हो गया। और डी ऑप्शन देखिए कॉपर हानि के कारण, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि कॉपर हानि केवल जो होती है वो ऊर्जा हानि को दर्शाती है, गति को ये निर्धारित नहीं करती है, गति को इंडिकेट नहीं करती है। तो हम यहाँ पे मारेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए स्लिप के कारण। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 52 को। यहाँ पे नीचे 52 है क्वेश्चन नंबर, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि इंडक्शन मोटर की लोड बढ़ा दी जाए तो स्लिप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब भी यहाँ पे आप लोड बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा। जी हाँ साथियों, जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते हैं तो मोटर की गति घटती है, लेकिन स्लिप जो होता है वो बढ़ जाता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही देखने को मिलता है। ए ऑप्शन बढ़ेगा। बाकी यहाँ पे घटेगा भी दिया गया है, तो घटेगा हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि स्लिप लोड के साथ ये बढ़ती है ना कि घटती है। और यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए अपरिवर्तित, तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंडक्शन मोटर में स्लिप जो होता है वो हमेशा बदलता रहता है। तो ये हमारा ऐसे ही गलत हो जाता है। और डी ऑप्शन देखिए पहले बढ़ेगा और घटेगा, तो यहाँ पे ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्लिप जो होती है वो लगातार बढ़ती रहती है, लेकिन लोड के साथ यहाँ पे अधिक होती है, ना कि घटने का चांस होता है। तो ये भी हमारा बिल्कुल गलत है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को, सवाल नंबर 53, जिसमें पूछा जा रहा है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर का प्राथमिक लाभ क्या है। प्राथमिक लाभ यदि बात करें तो जो प्राथमिक लाभ इसका होता है, जैसे कि दक्षता यहाँ में आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, मतलब उच्च देखने को मिलती है। इसका और निर्माण भी बिल्कुल सरल है, और यहाँ पे कम रख रखाव है। तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। ये सभी क्या है, ये सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो कि यहाँ पे दिया गया कि उच्च दक्षता होती है, क्योंकि इंडक्शन मोटर में जो उच्च दक्षता होती है उस पे ये कार्य करती है। तो ये बिल्कुल सही है। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे ए बी सी आपको जो देखने को मिलता है ये सही है, तो हम डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर हो गया साथियों। आगे देखते हैं सवाल नंबर 54 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि इंडक्शन मोटर का स्टेटर वाइंडिंग आमतौर पे किस कनेक्शन में किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे स्टार में दिया गया ऑप्शन में, और यहाँ पे डेल्टा में भी दिया गया है, और यहाँ पे दोनों में दिया गया, मतलब कि ए बी जो मतलब कि स्टार और डेल्टा दोनों में किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये जो किया जाता है स्टार और डेल्टा दोनों में ही किया जाता है। जी हाँ साथियों, दोनों में कहने का मतलब यह है, क्योंकि मोटर को स्टार डेल्टा स्टार्टिंग के लिए उपयोग किया जाता है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। तो स्टार डेल्टा स्टार्टिंग जो दिया गया है वो हमारा ए और बी में दिया गया है, तो हम सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जब स्टार की बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, स्टार की बात तब किया जाता है जब लो वोल्टेज स्टार्टिंग की ज़रूरत हो, मतलब कि लो वोल्टेज स्टार्टिंग के लिए स्टार कनेक्शन का उपयोग किया जाता है। लेकिन वहीं हम फुल लोड की यदि बात करें तो फुल वोल्टेज के लिए यहाँ पे आप प्रयोग करते हैं डेल्टा कनेक्शन का। तो हमारा दोनों सही हो जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल को देखिए, सवाल नंबर 55 को। सवाल नंबर 55 में पूछा जा रहा है कि इंडक्शन मोटर में मुख्य विद्युत हानियाँ कौन सी होती है। तो इंडक्शन मोटर में बहुत सारी यहाँ पे हानियाँ होती है, जैसे कि आयरन हानियाँ हो गया, ये भी आपको हानि देखने को मिलती है। कॉपर हानि भी होती है जो कि स्टेटर और रोटर में होती है। यांत्रिक हानि भी होती है, और ये आपका घर्षण के कारण होती है, तो ये भी हानि आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मानेंगे। उपयुक्त सभी ऑप्शन क्या है,
बिल्कुल सही है। साथियों, आपको जानकारी पसंद आ रही होगी तो वीडियो पर लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे देखते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? सवाल नंबर 56 जिसमें पूछा जा रहा है कि स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग रोटर में मुख्य अंतर क्या है? यदि हम अंतर की बात करें तो इसमें बहुत सारे अंतर होते हैं। निर्माण में भी आप देखेंगे तो निर्माण में भी इसमें अंतर देखने को मिलता है कि जो स्लिप रिंग मोटर होता है और जो आंतरिक रेजिस्टेंस और जो ब्रश होते हैं, जबकि स्क्वायरल केज में ये बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होते हैं। तो स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग में बहुत ही अंतर देखने को मिलता है। टार्क में भी आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपका लागत में भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये सभी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। स्टार्टिंग टार्क की हम बात करें साथियों, तो स्टार्टिंग टार्क में आपको जो देखने को मिलेगा, जो जैसे कि स्लिप रिंग की हम बात करें, तो स्लिप रिंग जो रोटर होता है, उसका बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे टार्क प्रदान करता है स्टार्टिंग के समय, तो ये उच्च माना जाता है। तो ये भी यहाँ पे अंतर हो सकता है। तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। उपयुक्त सभी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 57 को। यहाँ पे साथियों 57 में पूछा जा रहा है कि इंडक्शन मोटर की गति बढ़ाने के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है? तरीका की यदि बात करें तो फ्रीक्वेंसी का जो नियंत्रण करने वाला तरीका है वो बिल्कुल प्रभावी है, क्योंकि इसका जो सूत्र होता है और इस सूत्र पे यहाँ पे इसको सॉल्व भी किया जाता है। एन बराबर 120 एफ अपान पी से। इस सूत्र को आप ध्यान रखिएगा, इस पर बहुत सारे सवाल भी पूछे जाते हैं। बाकी यहाँ पे वोल्टेज नियंत्रण और फ्रीक्वेंसी नियंत्रण बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नियंत्रण ही हमारा सही हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 58 जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि इंडक्शन मोटर का स्लिप 1 हो जाए तो मोटर किस रूप में कार्य करेगी? यदि 1 हो जाता है तो आप ध्यान रखिएगा, ये आपका ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव करेगा। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस स्थिति में, मतलब कि जब स्लिप 1 हो जाएगा तो उस स्थिति में क्या करेगा, ये आपका जो होगा ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करने लगेगा। मतलब ट्रांसफार्मर की तरह व्यवहार इसका हो जाएगा जब स्लिप 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बाकी यहाँ पे जनरेटर दिया गया है, तो मैं आपको बता दूं ए ऑप्शन जनरेटर दिया गया है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्लिप जो होता है 1 पर जनरेटर नहीं होता है। और यहाँ पे मोटर दिया गया है, तो ये भी आपका मोटर में 1 दिया, यदि मान के रखें तो स्लिप यदि 1 होता है मोटर की केस में तो वो चालू ही नहीं होगा। और शॉर्ट सर्किट की बात किया गया है डी ऑप्शन में, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि रोटर में जो इंडक्टिव प्रभाव होता है वो मौजूद रहता है, तो शॉर्ट सर्किट का कोई चांस ही नहीं है। तो ये हमारा बिल्कुल गलत है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को, जिसमें पूछा जा रहा है कि इंडक्शन मोटर में रोटर का कौन सा भाग विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से प्रभावित होता है? तो ये जो प्रभावित होता है केवल केवल आप ध्यान रखिएगा, ये केवल जो कंडक्टर होते हैं उनसे ही प्रभावित होता है, क्योंकि रोटर कंडक्टर में जो होता है वो उसमें क्या होता है, धारा उत्पन्न होती है। जो रोटर कंडक्टर में जो प्रेरण होता है उस प्रेरण से क्या होती है, धारा उत्पन्न होती है। और उसी चीज को यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इंडक्शन मोटर में रोटर का कौन सा भाग जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से प्रभावित होता है, तो वो आपका कंडक्टर होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, लेकिन ये सभी ऑप्शन क्या है, गलत है। केवल यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाता है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जा रहा है कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को किस प्रकार स्टार्ट किया जाता है? तो यदि स्टार्ट करने की बात करें तो इसमें यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे नियम है, जैसे कि डायरेक्ट ऑल इन स्टार्टर के द्वारा भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार डेल्टा स्टार्टिंग के द्वारा भी कर सकते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए उपयुक्त सभी। तो ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक जरूर कीजिएगा।